बात की है कि इस देश के नागरिकों को हिंदुस्तानी नहीं बोला जाता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बोला जाता या आतंकवादी बोला जाता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का न्यू इंडिया है। अच्छे किससे कौन से नए पत्रकार आपको सुनाएंगे, क्योंकि हम आपके सामने सच्ची बात लेके आ जाएंगे और सच्ची बात लेके आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के पोल खुल जाएंगे। बीजेपी की सरकार रही है भाई, और किसी की नहीं रही। और ये जो छक्के हैं मीडिया के, ये फालतू की बात करते रहते हैं। लेकिन यहां इस बीच सुधीर तिहाड़ी का एक वीडियो जो है दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हल्द्वानी की घटना पिछले 3 दिन से ट्रेंडिंग हो रही है। मेरे कुछ जो प्रशंसक हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे फ़ोन पर सवाल कर रहे हैं कि अभी तक आपने ये वीडियो क्यों नहीं बनाया। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कुछ सबूतों का, कि सबूत मिल जाएं कि आखिर ऐसी क्या बात हुई, हल्द्वानी से इतनी घृणा क्यों हो गई कि रेलवे की ज़मीन पर कब्जा किए हुए लोगों को जो है उखाड़ा जाने लगा, हिंदुस्तानियों को घर से बेघर किया जाने लगा, बुलडोजर का खौफ हल्द्वानी में दिखाया जाने लगा। भैया उत्तराखंड में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, जो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो वहाँ ऐसा क्या हो गया कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है हल्द्वानी हल्द्वानी हल्द्वानी। यहाँ लोग खुले में जीने को, सर्द भरी सर्दियों में जीने को तैयार हैं। जिनका आशियाना था वो तबाह कर दिया गया, ये दलील देकर के कि रेलवे की जमीन में रह रहे थे। ठीक है, इन लोगों को अधिकार दे दिए, लेकिन जनाब जरा रुकिए, जरा ठहरिए, जरा सोचिए कि कांग्रेस ने अगर दे दिए तो बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में क्या कर रही थी। बीजेपी की सरकार रही है भाई, और किसी की नहीं रही। और ये जो छक्के हैं मीडिया के, ये फालतू की बात करते रहते हैं। लेकिन यहां इस बीच सुधीर तिहाड़ी का एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है। सुधीर तिहाड़ी इस पूरी प्रक्रिया को जो है मुस्लिम परस्त बता रहा है। क्या केवल इसलिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का गोधरा कांड उछाला गया था मीडिया के द्वारा और हिंदुओं के वोट मिले थे, क्या ये इस मुस्लिम बस्ती जो बोला जा रहा है कि मुस्लिम बस्ती को उजाड़ देंगे, तो ये सेम वही कांड हो रहा है उत्तराखंड की उस सीट पर, या राज क्या है। पहले सुधीर तिहाड़ी का ये गैर जिम्मेवाराना बयान सुन लीजिए। इस आंदोलन में महिलाओं और छोटे बच्चों को जानबूझकर आगे भेजा जा रहा है और आंदोलन के दौरान ये बच्चे और महिलाएं रो रो कर ये दुआएं कर रहे हैं कि उनके घरों पर बुलडोजर ना चलाया जाए। और हैरानी की बात यह है कि हमारे देश का एक खास वर्ग और विपक्षी दल के नेता इन सारी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करके ये लिख रहे हैं कि कोई भी सरकार इतनी कठोर कैसे हो सकती है। खासतौर पर यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार इतनी कठोर कैसे हो सकती है कि उसे इस ठंड में, इस सर्दी के मौसम में इन मुसलमानों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लोग लिख रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। हल्द्वानी में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है वोट बैंक की राजनीति। यह राजनीति का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है और आज हम आपको इस बिजनेस मॉडल के बारे में बताएंगे कि यह चलता कैसे है और कैसे इसके जरिए चुनाव जीते जाते हैं। इस इलाके में रहने वाले मुस्लिम परिवारों का कहना है कि जमीन पर उनके मकान उस जमाने से हैं जब उनके दादा परदादा जिंदा हुआ करते थे, यानी आज से नहीं, कई दशकों से, 50 साल से ये लोग यहां रह रहे हैं। इसके अलावा एक दलील ये भी है कि वर्ष 1907 और 1937 में एक संधि हुई थी जिसके तहत ये जमीन लीज पर दी गई थी और इस हिसाब से इस जमीन पर इन्हीं लोगों का मालिकाना हक बनता है। और कुछ लोग इसे नजुल लैंड भी बता रहे हैं। नजुल लैंड वो जमीन होती है जो 1857 के विद्रोह से पहले अलग अलग लोगों और शासकों के अधिकार क्षेत्र में आती थी, लेकिन बाद में यह जमीन उनकी नहीं रही और इस पर अब सरकार का ही मालिकाना हक माना जाता है। इसके अलावा 1857 का विद्रोह हल्द्वानी में हुआ ही नहीं था,
इसलिए वहां ये जमीन नजुल लैंड हो ही नहीं सकती। ये हमारा लॉजिक है। आजादी से पहले हल्द्वानी में इस जगह पर कुछ घर तो हुआ करते थे, लेकिन रेलवे की बहुत सारी जमीन उस समय खाली पड़ी थी। लेकिन वर्ष 1975 के आसपास इस इलाके में धीरे धीरे झुग्गियां बननी शुरू हुई और कुछ वर्षों के बाद इन्हीं झुग्गियों को पक्के मकानों में और बड़े बड़े भवनों में बदल दिया गया। इसके बाद इन लोगों के राशन कार्ड बना दिए गए, वोटर आईडी कार्ड बन गए, ये लोग यहाँ के वोटर बन गए, इन्हें बिजली और पानी के कनेक्शन भी दे दिए गए और बाद में इसी जगह पर जहां इनके मकान हैं उस पते पर इनके आधार कार्ड भी बना दिए गए। यानी अगर आप कागजातों की बात करेंगे तो इनके पास सारे कागजात हैं, वोटर आईडी कार्ड भी है, आधार भी है, राशन कार्ड भी है, ये वहां वोट भी देते हैं। यानी इन लोगों का वोट लेने के लिए उत्तराखंड में ये सब कुछ किया गया और इस दौरान रेलवे ने भी वर्षों तक इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और ना ही सरकारी अफसरों ने अपना काम ईमानदारी से किया। और इस सब के बीच नेताओं की मिलीभगत तो इसमें पूरी तरह से शामिल थी। बड़ी बात यह है कि अगर कोई गलत काम वर्षों से हो रहा हो, दशकों से हो रहा हो, तो क्या वो सही मान लिया जाएगा? क्योंकि ये गलत काम आज से 50 साल पहले हुआ और 50 साल से चलता आ रहा है, तो क्या अब हम उसे सही मान लें? फिलहाल रेलवे की जमीन पर 4,500 परिवार और लगभग 50,000 लोग रहते हैं और इनमें से 30 से 35,000 लोग हर चुनाव में अपना। ये बयान आपने सुन लिया होगा दोस्त, लेकिन असलियत क्या है? ऐसी क्या चोट है जो दिल में प्रधानमंत्री मोदी के खोट है? बताना तो पड़ेगा, ना बताएंगे तो फिर कहां जाएंगे? ऐसे ऐसे सच्चे किस्से कौन से नए पत्रकार आपको सुनाएंगे? क्योंकि हम आपके सामने सच्ची बात लेके आ जाएंगे और सच्ची बात लेके आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के पोल खुल जाएंगे। सवाल आज वही है, मोदी गंजा क्यों नहीं हुआ? लेकिन चलिए छोड़िए। जब उत्तराखंड पर एक राजन चौधरी नाम के मूक नायक के पत्रकार होते हैं, जब वो दौरा करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस फाइंड आउट होते हैं। फाइंड आउट इसलिए भी होते हैं क्योंकि कुछ स्थानीय लोग कुछ बातों का खुलासा करते हैं। ये खुलासे मीडिया अपने चैनल पर क्या दिखाएगा? क्या कोई जज इस पर संज्ञान लेगा? सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा? इतनी सारी भीड़ हल्द्वानी की सड़कों पर है। आज परेशानी इस बात की है कि इस देश के नागरिकों को हिंदुस्तानी नहीं बोला जाता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बोला जाता है या आतंकवादी बोला जाता है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का न्यू इंडिया है। कमीने लोगों की कमीनी सोच हो सकती है, लेकिन राजन चौधरी बोलते हैं स्थानीय लोगों ने बताया कैसे हल्द्वानी विधानसभा सीट को कभी ना जीत पाने की भड़ास में यहां के संगठित मुस्लिम समुदाय के लगभग 20,000 मतदाताओं को और उनकी 50,000 आबादी को बर्बाद करने के लिए रचा गया पूरा खेल। मुसलमान, ये शब्द से मुझे चिढ़ है। जो हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी है वो हिंदुस्तानी है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, ना कोई हिंदू है। लेकिन ये परिभाषा प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद बदल गई है। राजन चौधरी आगे लिखते हैं कि हल्द्वानी जिले के वनफूलपुरा इलाके में 4,000 से अधिक परिवार, जिसमें अधिकांश मुस्लिम हैं, रेलवे की जमीन पर रहने के लिए बेघर होने पर मजबूर हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय ने रेलवे की जमीन में निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है। अतिक्रमण में 20 मस्जिद, 9 मंदिर और स्कूल शामिल हैं। आगे बताता हूं। अपने आशियाने के उजड़ने का मन में डर लिए और लोग सरकार से न्याय की उम्मीद में कड़ी सर्द ठंड में सड़कों पर आ गए हैं और विरोध प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। भारी संख्या हाथों में तख्ती पर अपनी भावनाएं जाहिर कर न्याय की मांग कर रहे हैं। कई परिवारों को रोते हुए देखा गया है। रेलवे कह रही है यह उनकी ज़मीन है, जबकि यहाँ कुछ लोगों के पास अपनी लीज के ज़मीन के कागजात हैं। कोर्ट में रेलवे ने अपनी किसी 1996 के प्लान को पेश किया और हाई कोर्ट ने प्लानिंग मान ली और अतिक्रमण हटाने का आदेश दे दिया। हालांकि रेलवे के पास उसके अपने प्लान के अलावा जमीन के कोई ठोस कागजात नहीं हैं, लेकिन फैसला उनके पक्ष में है।
राजनीतिक मामलों और समसामयिकी घटनाओं पर नजर रखने वाले उत्तराखंड के त्रिलोचन भट्ट ने मूक नायक को बताया। भट्ट ने बताया 50,000 लोगों की बसावट यहाँ हल्द्वानी 5 बस्तियों के रूप में है। सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। ये लोग कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए? 50,000 की बस्ती में लगभग 20,000 मतदाता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर थूक दिया था, क्या इसीलिए सब कुछ हुआ? यहां अधिकांश वोट सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बांट दी जाती है। ऐसे में भाजपा को वोट नहीं मिल पाता है। इस मामले में भाजपा सामने से नहीं बल्कि पीछे से है। वह सोचती है अगर ये 50,000 की आबादी किसी तरीके से यहां से निकल जाए तो उनके लिए अच्छा होगा। वोट बैंक, वोट बैंक, वोट बैंक, रेलवे की ज़मीन, रेलवे की ज़मीन, और मैं क्या क्या बोलूँ आपको। रेलवे की ज़मीन की अगर बात चलेगी तो दिल्ली के आसपास भी काफ़ी, रेल के आसपास काफ़ी लोगों ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। दिल्ली राजधानी, फरीदाबाद, हर कहीं रेलवे लाइन के आसपास चले जाइए। जब ये भूमि अधिग्रहण किया गया था तो वहाँ लोगों ने अपने मकानात बना लिए, अपनी सब कुछ बना ली। आप दिल्ली राजधानी में गुजरेंगे तब आपको दिल्ली के स्टेशन की वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि जहाँ पर दिल्ली के आसपास भी अनाधिकृत कॉलोनी बना ली गई। क्या सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का ऑर्डर उनके खिलाफ नहीं आना चाहिए था? परेशानी ये थी इस सीट पर क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी ये था और लास्ट टाइम पर चुनाव में हार गए क्योंकि पहले इंदिरा हृदयेश जी जीती थीं। अब की बार उनके बेटे ने यहीं पर जीत हासिल की। लगातार ये कोशिश चल रही थी इस सीट पर कांग्रेस को कैसे हटाया जाए। भाजपा ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। यहाँ से पिछले इलेक्शन AIMM आप SP के कैंडिडेट भी रहे, लेकिन जीत कांग्रेस की झोली में चली गई क्योंकि आखिरी राउंड में इन्हीं मतदाताओं ने कांग्रेस का साथ दिया। हटानी है बस्तियां रेल के सहारे तो सारी बस्तियां उजाड़िए। हिंदू मुसलमान और सिख का नाम लेके ना उजाड़िए। इतना कुव्वत रखिए दिल में कि हमने भारतवासियों को बेघर कर दिया। भारतवासियों के मकान हमने अतिक्रमण पे ढहा दिए। हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति पहले भारतवासी है, हिंदुस्तानी है। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई की नज़र में तोलने वाले लोग मेरी निगाह में सबसे बड़े चोर हैं और सुधीर तिहाड़ी का ये वीडियो इस बात को साबित करता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।